अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटमी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे फ़िज़िक्स क्लास 12th और उसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में कुछ आप लोगों ने 10th यानी मैट्रिक में पढ़ लिया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो कि रेस्ट पे हो, जो हिल ना रहा हो। और डायनेमिक का क्या मतलब होता है? जो मोशन पे हो। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किस तरह फ्लो करते हैं? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि चार्ज के फ्लो करने को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज के फ्लो करने के अमल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट अगर ये आप लोग यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास है कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब आपके पास जहन में क्वेश्चन होगा कि चार्ज क्या होता है। सो चार्ज को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने स्टडी किया? फर्स्ट स्टडीड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसको कब किसने स्टडी किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन किया। अब स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि केपीके बोर्ड की बुक में इस तरह का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इस लेक्चर को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर लेंगे तो क्या होगा कि आप लोगों के कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट लेना है। ठीक है, इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कुछ आता भी है कि नहीं, मतलब ये आप लोगों ने कुछ सीखा भी था कि नहीं। चार्ज हमारे पास क्या होता है? चार्ज हमारे पास क्या होता है? स्टडी तो कर लिया ना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का क्या मतलब? एक अंदरूनी प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जिसका कोई जो ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम इसको चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं? लेट्स सपोज वापस क्या प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसके गिर्द एक इसका एक इलाका है जहाँ तक ये दूसरे चार्जेस को या फिर अट्रैक्ट कर सकेगा या फिर रिपेल कर सकेगा अपने इस इलाके तक, एक महदूद इलाका। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इस महदूद इलाके में इसने अपने फील्ड्स को फैलाया हुआ है। ठीक है, कोई भी चार्ज यहाँ आएगा, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल फील अट्रैक्शन और रिपल्शन बाय ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस चार्ज। ठीक है, इस चार्ज की वजह से ये अपना एक इलाका फैलाएगा और इस इलाके में जो भी आएगा उसको ट्रैप करेगा या फिर रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है वो हम लोग देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस कितनी है? टाइप्स ऑफ चार्जेस दो हैं, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज कोई भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। पॉजिटिव चार्ज कब बनती हैं? जब भी कोई नेगेटिव चार्ज अपनी जगह यहाँ से छोड़कर, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपनी जगह यहाँ से छोड़कर यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर जाएगा, ये नेगेटिव बन गया और यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। जो होल क्रिएट होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। सो हमारे पास क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज इज ऑब्टेन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, लॉस कर गया, यहाँ से चला गया, अपनी जगह छोड़ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? एक होल बन गया, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। जबकि नेगेटिव चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन किया जाता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज वापस क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर A-1 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास है कि शोर टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी का शोर टेस्ट क्या है? इसका हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि बॉडी में चार्जेस हैं कि नहीं? तो ये शोर टेस्ट क्या है? चार्ज बॉडी के लिए रिपल्शन है। ठीक है, अब ये देखने कि रिपल्शन कैसे है। स्टूडेंट, जैसे कि अभी बात की है कि शोर टेस्ट क्या है, रिपल्शन है। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि ये रिपल्शन कैसे है। ठीक है, अब हमने इसको डिफाइन करने की कैसे होगा। अब स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, वो क्या है? प्लस चार्ज है, और एक हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इक्वल होगा तो हम अब क्या कहेंगे कि बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल होने के लिए क्या शर्त है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे कि इसके पास 3 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है। अब लेट्स सपोज इस बॉडी के करीब इस पॉजिटिव चार्ज को लाया गया, तो इसने क्या किया? इसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, इसको अट्रैक्ट किया। अब ये तो शोर टेस्ट नहीं है ना, अट्रैक्शन से ये तो नहीं पता चल रहा ना कि इसके ऊपर चार्ज है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी के तो ऊपर कोई चार्ज नहीं था। सो इसने क्या किया? इसने इस पॉजिटिव चार्ज के करीब आने पे इसने इस बॉडी ने अपने चार्जेस को क्या किया?
डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यूनिफॉर्मली अपने बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, चार्जेस को अपने बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इससे क्या हुआ है कि चार्जेस जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो जिस तरफ इसको अट्रैक्शन शो करना था उसने इसको क्या कर दिया, उसको पॉजिटिव माइनस दिखा दी ताकि वो उसकी तरफ खिंचा आए। तो स्टूडेंट इससे क्या पता चल रहा है कि अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी को भी क्या शो कर रहा है कि ये चार्ज बॉडी है। सो अगर न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी है तो ये हमारे पास अट्रैक्शन कोई श्योर टेस्ट नहीं है। जब रिपल्शन होगी ना तब हमें पता चलेगा कि ये क्या है, जो रिपल्शन है वो हमें बताएगा कि बॉडी क्या है। रिपल्शन विल टेल अस दैट द बॉडी इज़ चार्ज बॉडी, ठीक है। द बॉडी इज़ चार्ज बॉडी पता लगाने के लिए क्या ज़रूरी है कि रिपल्शन होनी चाहिए। अट्रैक्शन से आपको न्यूट्रल बॉडी भी क्या शो हो रही है, चार्ज शो हो रही है, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास रिपल्शन इज़ अ श्योर टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन अ बॉडी। जैसा कि आप फर्स्ट 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास एक एप्लीकेशन थी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसमें आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कि कैसे कैसे हम बॉडी का टेस्ट चेक कर सकते हैं। मतलब ये कि आपके पास 5 पॉइंट्स थे और उस चार्जेस के बारे में आपको प्रॉपर्टीज़ गिवन थी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड ईयर की फिजिक्स से पढ़ेंगे कि आपको उसमें क्या बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये भी आप लोगों को पता होगा कि चार्ज Q इज़ क्वांटाइज्ड एंड इट इज़ एन इंटेग्रल चार्ज इज़ मेजर्ड इन कूलम्स। चार्ज को हमेशा किस में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है। चार्ज को हमेशा कूलम में मेजर करते हैं और कूलम को किससे शो करते हैं, C से शो करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा क्योंकि आप मैट्रिक में करके आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि चार्ज Q इज़ क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है रिदम या ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर के तहत ही आएगा। Q इज़ इक्वल टू एनी से आपको क्या पता चला, एन हमारे पास कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये तो नंबर ही है, उसके अलावा 1.5 भी तो हो सकता है, वो भी तो नंबर है, लेकिन नहीं, वो हमारे पास एक रिदम क्रिएट नहीं कर रहा। 1.5 का क्या मतलब है कि हाफ हमारे पास क्या होगा, हाफ हमारे पास चार्जेस होंगे। हाफ चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर होगा 1 या फिर होगा 2 या फिर होगा 3। देयर इज़ नो नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी इसके दरम्यान कोई चार्जेस को हम लोग नंबर नहीं कहेंगे। वो हम लोग ये नहीं कह सकते कि Q इज़ इक्वल टू 1.5 E। 1.5 E के साथ हम लोग Q को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि चार्ज है या फिर 1 या फिर 2, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ना इट इज़ एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल का क्या इंटेग्रल मल्टीपल है, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, E है, और इसका इंटेग्रल मल्टीपल क्या है, N है। एंड हमारे पास कोई भी 1 2 3 4 हो सकता है। और इसके बाद क्या कहा है कि नॉट इन बिटवीन 1 और 2 के दरमियान में नहीं हो सकता, जिस तरह 1.5 और क्वांटाइज का मतलब ही होता है कि ऑर्डर रिदम, एक रिदम में होगा। अब ये हम लोग कहेंगे कि 1.5 है, उसके बाद हम लोग बोले 2.5, ये रिदम नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है और हमारे पास ये फ्रैक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है कूलम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करके पढ़ना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप लोगों ने ब्रीफली नहीं पढ़ना, बल्कि आप लोगों ने इसको खोल के पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना चाहिए कि कूलम्स लॉ कब प्रपोज किया गया, इन 1785। अब स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ असल में चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने दिया था, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता दूं, इसके स्पेलिंग जो बनते हैं CHARLES, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको कूलम्स लॉ जिसने दिया वो ये बंदा था, और इसने कब दिया, 1785 में दिया। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बनती है, इस डेफिनेशन से पहले अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख लें, डायग्राम अगर यहाँ पे देख रहे हो कि 2 चार्जेस हमारे पास, एक पॉजिटिव है और एक क्या नेगेटिव है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस कहाँ निकल रही हैं, आउटवर्ड निकल रही हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, ये इनवर्ड आ रही है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना टर्मिनेट करती हैं कहाँ पे, नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होती हैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट कहाँ करती हैं, नेगेटिव पे। तो स्टूडेंट्स अब मैंने ये चार्जेस यहाँ पे बनाए क्यों हैं, यहाँ पे चार्जेस देख रहे होंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, यहाँ से इनवर्ट जा रही हैं। तो जो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे R। अब ये जैसे जैसे हम लोग इस R को बढ़ाते जाएंगे, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो लगेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से फोर्स भी लगती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, R है, और दोनों के चार्जेस क्या है, +Q और -Q। तो इस लिहाज से अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या बढ़ती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन
टू, अब आपकी बुक में लिखा हुआ है पॉइंट चार्जेस। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट चार्जेस क्या होता है, बिल्कुल माइन्यूट चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स बनती है, चार्जेस के दरमियान तो फोर्स बनती है प्लस क्यू और माइनस क्यू के दरमियान में इनका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा जो इन दोनों पॉइंट चार्ज के दरमियान में इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है कि दोनों चार्जेस का स्केयर जो आएगा ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, वो उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस है। ठीक है, एक चार्ज आपने लिखना बल्कि दोनों चार्जेस का लिखना है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब ये बताना चाहिए आपको कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस क्या है, आर है, बिटवीन देम। अब स्टूडेंट्स, अब इस डेफिनेशन को समझने का वक्त है। और अगर आप लोग यहाँ देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे स्केयर क्यों बोला है, मैं यहाँ पे तो बोल सकती थी डिस्टेंस बिटवीन देम, मैंने स्केयर क्यों बोला है। अब इसके आपको मैं इसका एक आंसर दूंगी, ठीक है, जो कि बिल्कुल इसका ऑथेंटिक आंसर होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, छोटे चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। तो इन पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस हम लेंगे ना, आर, सिर्फ आर लेंगे, वो क्या होगा, वो छोटा होगा, उनके दरमियान में हमें नज़र भी नहीं आएगा। पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस लेंगे आर, वो क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं डिस्टेंस का स्केयर ऑफ द डिस्टेंस है। मतलब ये क्या है कि हम लोग आर का जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, फोर्स इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि छोटे लेवल पे ना स्केयर भी क्या होगा, हमें बड़ा फील होगा। ठीक है, हम लोगों ने 2 टाइम्स ऑफ आर नहीं किया बल्कि हमने कहा स्केयर। स्केयर का मतलब क्या है, क्योंकि पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस में हम लोग को ये सिंगल आर जो होगा ना वो हमें ऑब्जर्व करना ज़्यादा मुश्किल होगा। सो हम लोगों ने क्या कहा कि हम आर का स्केयर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। और इसके लिए हम लोग अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म आप लोगों ने हेडिंग देख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म ये हमारे पास क्या बनता है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू charges, both charges q1 and q2, and f is inversely proportional to distance, square of the distance between them. Now name this equation 1 and 2. Let's put combine both equations. Equation 1, combine equation 1 and equation 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर लें। ठीक है, दोनों में f कॉमन है ना, तो आप f एक बार लिख लें और आप फिर क्या लिखेंगे, q1 q2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आर स्केयर है। तो यहाँ पे ये कर लिया और ये इधर क्या लगा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, यानी प्रोपोर्शन का साइन लगा हुआ है। इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई ना कोई कांस्टेंट डालेंगे। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹। और इस के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या मतलब है, CGS सिस्टम भी होता है, ठीक है, MKS सिस्टम भी होता है। इस तरह हमारे पास SI यूनिट्स के अलावा बहुत से सिस्टम है जिसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं चीज़ों को। सो हमारे पास इस तरह के सिस्टम पे ये डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स और मीडियम बिटवीन द चार्जेस। के की वैल्यू किस पे भी डिपेंड करती है, मीडियम पे भी डिपेंड करती है, जो कि इस चार्जेस के दरमियान में होगा। चार्जेस के दरमियान में कोई ना कोई मीडियम होगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई हम लोग वो लिख लेते हैं, कॉइल रख लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हम लोग क्या रख लें, मीडियम रख लें, कोई भी थिंग, मतलब कोई भी चीज़ रख लें, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, Q1 और Q2 के दरमियान जो कांस्टेंट जो होगा ना, यानी कि उस पर क्या होगा, इस मीडियम की वजह से इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे भी डिपेंड करती है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात क्लियर होगी है। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या कहा है, हमने यहाँ पे जर्नल फॉर्म लिखी है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 ओवर R स्क्वायर। और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको क्या किए, उसको कांस्टेंट से इक्वालिटी में कन्वर्ट किया। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों के पास क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर से आपको क्या पता चल रहा है। मतलब ये कि जैसे जैसे R इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे F क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। R इंक्रीज़ होगा तो F क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्यों हो रहा है, ठीक है, असूलन तो ये होना चाहिए ना कि R जब इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे तो R स्क्वायर है ना, अब R सिंगल तो नहीं कहा हुआ है कि सिंगल R क्या होगा,
सिंगल आर इंक्रीज हो रहा होगा तो एफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्यों हो रहा है, वाई, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स द लॉ ऑफ इन्वर्स स्केयर लॉ। इन्वर्स स्केयर लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। इन्वर्स स्केयर लॉ हमें क्या बोलता है, अगर इसकी आप लोग एक ग्राफिकल फॉर्म देखना चाहते हैं तो वो क्या बन सकती है, यहाँ पे अगर आप लोग आर लेंगे, यहाँ पे आप क्या लेंगे, एफ लेंगे, ठीक है। फोर्स इस तरफ लेंगे और आर इस तरफ लेंगे, और अब आप लोग यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। और ये किस चीज़ को शो कर रही है कि स्टार्ट में आप लोगों के पास जो एफ़ की वैल्यू थी वो क्या थी, ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू आर की वैल्यू क्या थी, कम थी, माइन्यूट थी। उसके बाद एफ़ की वैल्यू गिरती गई और आर की वैल्यू बढ़ती गई। सो ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं, ठीक है। और ये एफ़ और आर के दरमियान में इन्वर्स स्केयर लॉ का रूल अप्लाई हो रहा है, इन्वर्स स्केयर लॉ, और इसके मुताबिक ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। और क्योंकि एफ़ जैसे जैसे कम होता जा रहा है, आर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इसकी वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे और इसके डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी देखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, स्केलर के, हमेशा हम स्केलर से हम लोग ये नहीं बता सकते स्केलर क्वांटिटी से कि इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, किस जानिब होगा, लेफ़्ट साइड होगा, राइट साइड होगा, ये हम नहीं बता सकते। सो फॉर डायरेक्शन वी यूज़ वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर को हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें हम लोग वेक्टर क्या यूज़ करेंगे, इसमें जो हमारे पास वेक्टर होगा वो आर कैप होगा, ठीक है। आर कैप का क्या मतलब है कि रेडियस की डायरेक्शन को हमें बता रहा होगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन को रेडियस से हम लोग बता रहे होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, एफ इस F12, अब आपको पढ़ना सिखाऊंगी, ठीक है, ये साथ साथ Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, और यहाँ पे आर कैप, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, ये हमारे पास 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास पढ़ने का क्या असूल है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमेशा आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास जब भी चार्जेस एफ़ के साथ हमारे पास कोई भी सबस्क्रिप्ट गिवन होगा तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। पहला हमारे पास आपने पानी तो सुना होगा ना, पानी से आप लोग याद रख सकते, कैसे याद रख सकते हैं कि पानी में जिस तरह पे पहले आता है, पे क्या मुराद है, किस पर, नी से क्या मुराद है, किसने। सबसे पहले आपने बताना होता है किस पर फोर्स किस पे लगी है, 1 पे लगी है, किसने लगाई है, 2 चार्जेस, सेकंड चार्ज ने लगाई है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग अगर डायग्राम बना के देख लें, आप लोग इससे भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पास कौन सा चार्ज है, Q1 है, यहाँ पास कौन सा चार्ज है, Q2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। और जब हमने देखना हो कि एफ फोर्स जो लगी है 1 पर किसने लगाई है, फोर्स 1 पे जो लगी है वो किस तरह शो करेंगे, 1 पे लगी है, किसने लगाई है, 2 ने लगाई है, तो वो इस तरह से हम लोग इसको शो करेंगे। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से एक फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। मतलब उसके पीछे की तरफ जिस पे लगाई है ना, उसके पीछे से हम लोग एरो को एक्सटेंड करेंगे और हम बताएंगे यहाँ पर फोर्स लगी है। और जो हम लोग रेडियस यानी जो आर कैप है ना, वो कहाँ शो करेंगे, वो यहाँ पर शो करेंगे, R12 कैप। तो ये यहाँ पे ये आर लिखने के बजाय आप लोग क्या लिख लें, यहाँ पर डायरेक्ट ये आर लिख लें, और फिर इस आर को इस तरह से आप लोग बता सकते हैं जिस तरह आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया। मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर पानी लफ्ज़ देखें, पानी में पे है, पे से मुराद है किस पर, मतलब किस चार्ज पर, नी से मुराद किसने लगाया है। F12 का मतलब है फोर्स लगा है, 1 2 हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, सो हमने एक ट्रिक रख ली है। और ट्रिक से क्या है कि पहला हमारे पास है 1, तो किस पर लगाया है, 1 पे लगाया है, किसने लगाया है, 2 ने लगाया है। फोर्स 1 पे लगाया है, किसने लगाया है, 2 ने लगाया है। तो वो उसको हम लोग देखेंगे, तो हमने चार्जेस यहाँ बनाए हैं और हमने कहा है कि 2 ने 1 पे फोर्स लगाया, पीछे की तरफ धक्का मारा है इसको। सो यहाँ पास ये फोर्स क्या होगी, बैक की तरफ होगी, और जिसका जो आर वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, वो बिल्कुल Q2 के सामने होगा, ठीक है, वो Q2 के सामने होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम लोग इसी तरह से F12 का तो हमने देख लिया ना, अब हम F21 का देखें। फोर्स 21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आर जो हमारे पास वेक्टर बनेगा ना, वो वेक्टर क्या बनेगा, 1 2 बन जाएगा। इसका रिवर्स बनेगा हमेशा, यहाँ पर आर हमेशा एफ़ का रिवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं कि हम लोग इक्वेशन देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन बोलते थे, स्टार बोलते थे, ठीक है। दोनों स्टार वाली इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो R1 और R12 है और जो दूसरा क्या है R21 है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। अब मैं एक और चार्ज बना दूँ यहाँ पर Q1, और ये क्या है Q2।
ये हमारे पास पहले स्टार वाले के लिए, ठीक है, फर्स्ट स्टार वाले के लिए, मतलब इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये डायग्राम है। हो सकते पेज आपके लिए गंदा हो गया हो, मैं दोबारा कर लेती हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने आप लोगों के लिए दोबारा क्लियर कर दिया, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास ये क्या था, एफ फोर्स वन पर, ठीक है, पर है ना, पानी है, 1 पर किसने लगाया है, 2 ने लगाया है। और इसको हमने कैसे शो किया, Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, और वेक्टर हमने क्या किया है, इसका बिल्कुल रिवर्स लिया है। और फिर हमने यहाँ पे क्या कहा है कि Q2 पर लगाया गया, Q1 पे लगाया गया फोर्स किसने लगाया, Q2 ने लगाया है। तो हमने फोर्स को क्या किया, Q2 के बैक पे एक्सटेंड करके एरो को बताया कि यहाँ पर इसकी फोर्स लगी है। इसी तरह हम लोगों ने दूसरा बताना है, तो हम दूसरा क्या कहेंगे कि ये हमारे पास है इक्वेशन ए और बी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, Q1 और Q2 ओवर आर स्केयर है, और हमने कहा है कि 2 पर लगा है और 1 ने लगाया है, ठीक है, 2 पर लगा है ना, मतलब Q पे चार्ज लगा है, Q2 चार्ज पे लगा है फोर्स, और वो उसके बैक की तरफ हमने एक्सटेंड किया है, और उसको हमने क्या बोला, F21 बोला, ठीक है। और जो हमारे पास वेक्टर है ना, वेक्टर बनेगा वो किस तरफ बनेगा, वो Q1 के फ्रंट से बनेगा, और वो क्या बनेगा, F21 का रिवर्स क्या बनता है, 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 2 होगा, यस। तो हमारे पास रेडियस क्या बनता है, R12 बनता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास आधा हो गया। अब इस पर हम लोग कहेंगे कि दोनों इक्वेशन को क्या कर लें, कंबाइन कर लें। कंबाइन करने से हमारे पास क्या आएगा, के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर इज इक्वल टू, और यहाँ पास क्या है, वेक्टर भी है ना, साथ वेक्टर हमारे पास क्या है, 2 1 है पहले वाले का, और दूसरे में क्या है हमारे पास Q1 Q2 ओवर आर स्केयर R12, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा सिवाय R21 के इज इक्वल टू R12। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि F12 फोर्स हो या F21 फोर्स हो, दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट वर्क करें। ये एक इस तरफ वर्क कर है और ये किस तरफ वर्क कर है, इसके बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्रीज पे वर्क कर है। तो हम क्या कहेंगे कि एक के साथ हमने नेगेटिव लगाना है, तो हम लोग इसके साथ लगा लेते हैं, और यहाँ पास क्या आ गया, नेगेटिव साइन के साथ आ गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना कि आप लोग की बुक में क्या किया हुआ है, कि आप लोग की बुक में R12 इज इक्वल टू माइनस R21 लिखा हुआ है, ये माइनस इसके साथ लगा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये देखना है कि दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट एंटागोनिस्टिकली वर्क करें, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि फोर्स भी क्या करिए, आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट ही वर्क करिए, ठीक है, माइनस F12। अब मैंने इसी तरह उतार लिया, ठीक है, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप 1 2 को पहले लिख दें और 2 1 को बाद में लिख दें। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हो गया हमारा थोड़ा सा, और मेरा गला भी बैठ गया। और इसके बाद जो आपकी बुक में लाइन्स लिखी हुई हैं वो भी सेम यही कहा हुआ है कि F21 जो फोर्स है वो क्या है, F21 इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। समझ आ गई, Q2 पर किसने लगाया, Q1 ने लगाया, और F12 इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 पर किसने लगाया है, नहीं सॉरी Q1 पर किसने लगाया है, ये पर है ये नहीं है ना, तो Q1 पे किसने लगाया है, Q2 ने लगाया। सो ये हमारे पास लिखा हुआ है। और इसी तरह करके हम लोग अगर यहाँ पे कांस्टेंट जो देख रहे थे, ठीक है, कांस्टेंट की बात आई। अब यहाँ पर F इज़ इक्वल टू KQ, अब जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे कोई वेक्टर शेक्टर नहीं डाल रही, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे कांस्टेंट देख रहे हैं K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये जो हमारे पास है इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को ईजी रहेगा, ठीक है। K इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और साथ में इसका यूनिट जो है कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वो एज इट इज़ है, लेकिन अपोजिट है किसके, K के अपोजिट है, ठीक है। आप लोग अगर बुक खोल के देख लें बिल्कुल अपोजिट है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के तौर पे भी एक्सप्रेस करते हैं K को, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के तौर पे। और यहाँ पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब परमिटिविटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बात है ना वो हमारे पास क्या है कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पेज निकाल लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आप लोगों को कहा है कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। इसी तरह आप लोग आगे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ेंगे परमिएबिलिटी, वो इसकी टोटली बिल्कुल अपोजिट है। ये हम किससे बात करें, ये किससे रेलिवेंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से रेलिवेंट है। लेकिन वो जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से रेलिवेंट होगा, दैट इज़ टोटली अपोजिट टू दिस वन, ठीक है। और अभी आपने सिर्फ फोकस देना है कि परमिटिविटी होता क्या है। अच्छा, ये जो हमारे पास परमिटिविटी है ना, मतलब इजाज़त देना, एबिलिटी, डेफिनेशन आप लोग अपनी बुक में लिख सकते हैं। एबिलिटी ऑफ अ मीडियम का ऐसी सलाहियत, कैसी सलाहियत,
तो मीडियम की ऐसी सलाहियत टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैंने आपसे बात की कि परमिटिविटी किससे रेलिवेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रेलिवेंट है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने की ऐसी सलाहियत, लाइंस थ्रू इट, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी ना, तो लाइंस को अपने अंदर से पास करने की सलाहियत को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम की अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने की सलाहियत को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। और जो कांस्टेंट के है उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी लिखते हैं, ठीक है। फ्री स्पेस को हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, फ्री स्पेस को हम लोग दूसरा नाम एयर दे सकते हैं या फिर वैक्यूम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका जो यूनिट होता है वो टोटली अपोजिट टू डैट ऑफ के की यूनिट के अपोजिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बस आ गया। अब आप इसको कैलकुलेटर पे पुट करके भी देख सकते हैं कि आपके पास आंसर इसी तरह भी निकल आएगा। 9 इंटू इसकी जो इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 9 × 10⁻9, इसका आप टोटली अपोजिट लिखेंगे, क्या आएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर और फिर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या है, यूनिट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक ये बात क्लियर होगी है। अब इस कूलम्स लॉ को ना हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ अब मटेरियल मीडियम पे भी अप्लाई होती है। कूलम्स लॉ जो मटेरियल, अभी मैंने आपको बताया परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अफेक्ट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को, किसकी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को, जो कि पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही है ना, लेट्स सपोज ये क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, एक तरह कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, अपोजिट चार्जेस तो अट्रैक्ट करेंगी और अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगी, और सेम चार्जेस होंगे तो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स हो रही है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। मतलब अपने मीडियम में से जितने लाइंस पास करने की सलाहियत, कौन सी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने देने की जाने की सलाहियत को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बताया कि सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, या फिर लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और आप लोग जो आगे जो पढ़ेंगे ना वो भी टोटली डिफरेंट है, क्योंकि उसमें आप लोग देखेंगे कि वायर में से अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अजीब सी बात है ना, लेकिन ये आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस, ये तो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अभी आप लोग अपने माइंड में ना लेके आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग बात करें कि फोर्स इन मीडियम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे क्या लिखा, एप्सिलॉन लिख दिया। अब ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अच्छा, अब जो हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए परमिटिविटी की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उसका रिलेटिव निकालना है तो हम लोग कहेंगे कि ना जो हमारे पास मीडियम की जो है ना उसको डिवाइड करने की किससे, फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर लेंगे, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी भी इंसुलेटर की जो परमिटिविटी को चेक करने के लिए हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिवाइड कर देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग एप्सिलॉन और से शो करते हैं, या फिर इसको हम लोग एप्सिलॉन और का मतलब क्या, आर का मतलब रिलेटिव और एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये बात याद रखनी है कि फोर्स इन वैक्यूम इज़ ऑलवेज मच ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम, ठीक है। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि फोर्स जो हमेशा वैक्यूम पे लगती है, वैक्यूम में क्या होता है, कोई भी मीडियम नहीं होता, सो इसलिए हमारे पास जो फोर्स लगती है वैक्यूम में वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फोर्स इन मीडियम। अब नेक्स्ट बात है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी इसी का नाम है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमेशा क्या होती है, ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये हमेशा क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स ऑफ मीडियम वैक्यूम डिवाइडेड बाय मीडियम हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1 होती है। ये आपके आगे टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग या फिर अपने बुक पे लिख लें या फिर ना लिखें, आपकी मर्ज़ी है, इसको आप लोग या फिर आगे स्किप कर लें।
तो अब इसके बाद नेक्स्ट आपका देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आप लोगों का कि इस रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट होता है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने माइंड में ना लाएं, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता। दिस इज़ यूनिटलेस। अब ये क्या बात है कि इसका यूनिट क्यों नहीं होता? आप लोगों ने एक बात पढ़ रखी होगी कि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ। कि मैं एक अलग सा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, अच्छा, दोनों का चेंज इन लेंथ किस में शो करेंगे हम लोग? मीटर में, ऑब्वियस सी बात है। और ओरिजिनल लेंथ को भी हम किससे शो करेंगे? मीटर में। लेंथ की बात हो रही है, लेंथ तो सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपस में जो इनका यूनिट आया वो क्या है? नो यूनिट। यूनिट क्या लिख देंगे? ज़ीरो यूनिट, ठीक है, ज़ीरो यूनिट। वैसे ज़ीरो यूनिट नहीं होता, ये नो यूनिट होता है। लेकिन अगर आप लोग ER में देखें, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी देखें, तो आपके पास ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है? दोनों के लिए सेम ही आएगा, ठीक है। परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा? दोनों के लिए सेम रहेगा। सो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और यूनिट, नो यूनिट, कोई भी यूनिट इसके लिए कोई ख़ास हम लोगों ने नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग एक लास्ट बिल्कुल आखिरी पोर्शन करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि हमारे पास जो ER होता है ना, ER हमारे पास क्या होता है? F वैक्यूम ओवर F मीडियम। लेकिन जब मैंने आपको ER बताया इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिविटी आपको मैंने बताई इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो वो क्या था? वो टोटली डिफरेंट था। मतलब ये कि उसमें मीडियम पहले था और नीचे वैक्यूम आ रहा था। लेकिन जब मैंने फोर्स से रेगुलेट बताया तो वैक्यूम ऊपर आ गया और मीडियम नीचे आया। ये कैसे हुआ? तो इसका जवाब इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि पता है आपको F मीडियम क्या होता है? F मीडियम मैंने आपको भी बताया 4 पाई एप्सिलॉन और मल्टीप्लाइड विथ Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि एप्सिलॉन R क्या होता है? एप्सिलॉन R क्या होता है? एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अभी मैंने इसका कंसेप्ट आपको दिया है, ठीक है। ये रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आप लोग यहाँ से देखिए कि आपको E की वैल्यू चाहिए, E निकालना है, एप्सिलॉन निकालना है। तो एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस वैल्यू को आपने क्या करना है? इस इक्वेशन में पुट कर देना। इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे। सो मैं अगला पेन ले लेती हूँ, ठीक है। आप लोग F मीडियम में पुट करेंगे। F मीडियम इज इक्वल टू हाफ, सॉरी मेरे मुँह से बार बार हाफ निकल रहा है, 4 पाई E की जगह क्या लिखना है? एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विथ Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके पास ये गिवन है ना, ये आप लोग इस पोर्शन को ले लें, ठीक है। ये आपके पास जो गिवन है, यानी इसमें से आप लोगों ने सिर्फ ER को छोड़ दे, बाकी सबको आप देखें। बाकी सब आप जो देख रहे हैं, मैंने आपको पहले जो पढ़ाया है F वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता है। वैक्यूम के लिए ये है ना कि एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? ये पूरी चार्जेस ये पूरा फोर्स किसके लिए? वैक्यूम के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास आया हुआ है, ये जो हमारे पास मैंने जो अंडरलाइन किया जिसको ER के अलावा बाकी सब क्या है? F वैक्यूम को शो कर रहा है। और जो ER है वो हम लोग एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। तो हमारे पास ये क्या है कि F वैक्यूम हमारे पास F वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन R, यानी रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर आता है? F मीडियम के बराबर आता है। सो आपको जो क्वेश्चन है कि ER हमारे पास एप्सिलॉन R यानी रिलेटिव परमिटिविटी किस तरह से F वैक्यूम ओवर F मीडियम के बराबर आता है, उसका जवाब आपको यहाँ से मिल जाना चाहिए। ये इस तरह से सॉल्व करने पे आता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट देना ज़रूरी था। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग असाइनमेंट्स और एग्जांपल्स भी साथ साथ करेंगे ताकि आप लोगों के कंसेप्ट अभी से बिल्ड होना शुरू हो जाए और लेक्चर अच्छी तरह से आप लोग लिया करें ताकि आप लोगों के आगे एंट्री टेस्ट के लिए भी आसानी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।